मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सहआचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत उप सहसंयोजक यौगिकों के नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं, उनमें पाई जाने वाली समयावता कितने प्रकार की होती है के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच में पाए जाने वाली बॉन्डिंग का प्रकार किस प्रकार का होता है, बॉन्डिंग को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। तो सामान्यतया उप सहसंयोजक यौगिकों में पाए जाने वाले बंध की प्रकृति को, मेटल और लिगेंड के बीच पाए जाने वाले बंध की प्रकृति को हम मुख्यतया इन 5 सिद्धांतों के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है सीज्विक थ्योरी। सीज्विक सिद्धांत के आधार पर हम संकुल यौगिकों में पाए जाने वाले बंधन की प्रकृति को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में जो 2 नंबर है, सेकंड पॉइंट, वो है आपका वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम इसको समझाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपना नंबर 3 MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर हम इसको समझाते हैं। और लास्ट में नंबर 5 है LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो ये 5 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम मेटल और लिगेंड के बीच पाए जाने वाले बंध की प्रकृति को समझाते हैं। इनमें से अलग अलग कक्षा के अंतर्गत अलग अलग थ्योरी के का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम पार्ट सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर हमें ये 2 थ्योरी पढ़नी है। यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर 2 थ्योरी हैं आपकी, सीज्विक थ्योरी क्या है और वीबीटी क्या है। तो सबसे पहले आज हम हमारे इस वीडियो के अंतर्गत सीज्विक सिद्धांत क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए कि सीज्विक ने ये बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच जब बंध बनता है तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करता है, और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करता है, अर्थात डोनर का काम करता है। लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, जिससे कि वो मेटल को डोनेट करे और डोनेट करने के बाद में उसके साथ में उप सहसंयोजक प्रकार का बंध बनाए। ये सीज्विक की मेन कॉन्सेप्ट है। और इसके आधार पर यदि हम रिएक्शन को लिखें तो देखिए यहाँ पर कि ये मेटल जिसके ऊपर +N आवेश है, इसके साथ में ये लिगेंड, और लिगेंड के पास में यहाँ लिखा हुआ है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा और इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल इसकी तुलना हम एक एग्जांपल लीजिए। यहाँ पर देखिए कि कोबाल्ट +3 आयन है, 6 इसके साथ में NH3 लिगेंड जुड़ते हैं, तो ये इस प्रकार से अष्टफलकीय एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। +3 इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। हम इसकी तुलना बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं कि एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर कि इट इज़ आल्सो नोन एज लुईस एसिड बेस रिएक्शन। तो मेटल जो है वो क्या है, लुईस एसिड की तरह से ट्रीट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। मेटल आयन लुईस एसिड की तरह से ट्रीट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और लिगेंड जो है वो लुईस बेस की तरह से ट्रीट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह से काम करता है। और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसके साथ लिगेंड की संख्या इसकी ज्यामिति के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। जिस प्रकार की ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर जो भी बनाता है संकुल यौगिक, वैसे ही इसकी ज्यामिति के अनुसार उतनी CN के बराबर लिगेंड उसके साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए कि ये जो सीज्विक कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर एक बिंदु दिया गया है आगे कि EAN कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिद्धांत क्या है। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल इसको यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर कि जब मेटल आयन को लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर के उसकी ज्यामिति के अकॉर्डिंग संकुल यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो धातु आयन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या
उसके निकटतम एक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के समान हो जाती है, जो उस धातु आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। आप दोबारा से इसको एक बार देखें ध्यान से कि जब मेटल और लिगेंड आपस में बंध बना करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो मेटल आयन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके निकटतम एक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के समान हो जाते हैं, जो कि उसकी EAN का मान होता है, जिसको हम उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक कैलकुलेशन करेंगे कि EAN की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है, ये कोबाल्ट NH36+3 आयन। तो हमें इनकी 2-3 बिंदु लिख करके हम इसकी गणना करेंगे। कौन सा बिंदु है? सबसे पहले लिखा हमने कि एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, क्योंकि जिसका जो भी इसमें केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसका परमाणु क्रमांक हम बताएंगे। तो यहाँ लिखा आपने एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, ये है 27। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम बता सकते हैं। फिर लिखा अपन सेकंड बी पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कोबाल्ट+3 आयन। कोबाल्ट+3 आयन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये लिखा 24। क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से +3 है तो -3 हो जाएंगे, तो 24 इसके पास में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। उसके बाद में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाई 6 NH3 लिगेंड, कि जो 6 NH3 इसके साथ में लिगेंड जुड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक जो है वो 2 करता है, तो 6 है, तो 6 × 2 = 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे 12। तो ये 12 और ये 24, इसको जोड़ा हमने कि EAN आ गया इसका 24 + 12 = 36। और 36 कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट जो एक्रिय गैस है उसका परमाणु क्रमांक है क्रिप्टॉन का। ठीक है। अब जैसे ही आप इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल और लीजिए कि FeCN6-4 जो संकुल आयन है उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा? यहाँ देखिए आप यहाँ पर कि इसका Fe का सबसे पहला बिंदु था एटॉमिक नंबर ऑफ Fe। तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 है। उसके बाद में उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? इसके Fe-4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो Fe+2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिए हमने इसमें 26 में से, तो दूसरा बी बिंदु आ गया कि इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 24। उसके बाद में आप यही कि CN6 लिगेंड होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, 1 तो बराबर 6 जो होंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 12। तो यहाँ 12 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36, जो कि अगेन इस क्रिप्टॉन के समान ही इसका एटॉमिक नंबर हमें प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से हम कुछ संकुल यौगिक हैं जिनको इस सिज्विक सिद्धांत के आधार पर उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावी परमाणु क्रमांक हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था आपका वो सभी संकुल यौगिकों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसकी कुछ कमियां रही जिसको कि हम लिमिटेशंस बोलते हैं कि इसकी सीमाएं क्या रही। तो सीमाएं ये थी कि पहला बिंदु इसकी मुख्य रूप से 4 जो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि इस सिद्धांत को हम सभी संकुल यौगिकों के ऊपर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब हम उसके लिए EAN के मान की गणना करते हैं तो उसके निकटतम एक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के समान उसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है K3FeCN6, एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया आपके पास में K3FeCN6 K3 है। तो यहाँ पर ये जैसे अपन करेंगे 6 तो K3 किया तो यहाँ पर कितना बचा? -3। और यदि हम इस -3 को इसमें रखते हैं तो यही बात कैसे क्या होगी इसमें? देखो इसको हमने कैलकुलेट किया 26 के बाद में इसमें से 3 गए तो यहाँ पर आ गया 24 की बजाय कितना आ जाएगा? 3 चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23। और ये तो आपके 12 के 12 आएंगे। तो 23 और जो 12 कितने हो गए? ये आ गए 35। अर्थात 35 जो है वो इसके निकटतम एक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के समान नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात इस सिद्धांत को सभी संकुल यौगिकों के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन यह है कि मेटल जो आयन है वो
इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह से काम करता है और लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह से काम करता है। तो मेटल आयन की इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर की प्रकृति के कारण मेटल आयन के ऊपर ऋण आवेश एकत्रित हो जाता है और जैसे ही उसके ऊपर ऋण आवेश एकत्रित होगा, ये जो बॉन्ड होगा वो ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित होने की वजह से आयनिक करैक्टर उत्पन्न हो जाएगा और आयनिक करैक्टर उत्पन्न होने से उसका स्थायित्व घट जाएगा। तो ये एक इसका कि ये जो मेटल आयन है, उस मेटल आयन के ऊपर उसकी स्वयं की प्रकृति इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, अर्थात मेटल की नेचर धन आवेशित होने की होती है, जबकि इसकी वजह से क्योंकि लिगेंड उसको देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स है वो अस्थायी बन जाता है, जबकि वास्तव में वो अस्थायी नहीं होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस बिंदु का इस सीज्विक सिद्धांत के आधार पर स्पष्टीकरण नहीं किया जा सका। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड इसकी इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस है वो है कि संकुल यौगिकों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या हम इस सीज्विक सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अंतिम जो लिमिटेशंस है वो ये है कि कुछ लिगेंड जैसे H2O, NH2, C2H5O, C2H5, तो इस प्रकार के जो लिगेंड हैं उनके अंदर इसका 2s2 जो है इलेक्ट्रॉन वो भाग लेता है बॉन्डिंग के अंदर, और यदि ये बॉन्डिंग के अंदर भाग लेता है तो इसमें बॉन्डिंग करैक्टर 2s2 इलेक्ट्रॉन के अंदर बॉन्डिंग करैक्टर आपका नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि ये बॉन्डिंग में भाग लेता है तो ये उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और उत्तेजित अवस्था में चले जाने के बाद में इसके अंदर जो बॉन्डिंग एनर्जी होगी, बंध ऊर्जा होगी, वो हाई होगी, उच्च बंधन ऊर्जा होगी। इसके परिणाम स्वरूप इस बिंदु का हम स्पष्टीकरण इसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य बिंदु थे आपके वो सीज्विक सिद्धांत के आधार पर कि किस प्रकार से संकुल यौगिक की हम व्याख्या कर सकते हैं, कौन कौन सी उसकी लिमिटेशंस हैं, आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद। हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत जो इसका सेकंड पार्ट है कि वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों की ज्यामिति हम किस प्रकार से समझाएंगे के बारे में अध्ययन करेंगे।